क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य छोटी छोटी संख्याएं हैं तो अभाज्य से हम निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इनके गुणनखंड कर लीजिए भाग विधि से, जहां पे आसान रहता है। ठीक है, तो इनके पहले लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF। तो देखिए 12 लिखा, 15 लिखा और 21 लिखा। ठीक है, इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। अभाज्य 2 गुणे 2 गुणे 3, इसके लिखेंगे 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5, इसको लिखेंगे 7 गुणे 3। देखिए कॉमन फैक्टर इनमें कौन सा है, कॉमन देखेंगे यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अतः इनका HCF बराबर कितना 3 है। जो कॉमन होगा उसी को क्या करेंगे, हम ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से LCM फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर लिखते हैं, उसमें देखिए क्या करते हैं 12, 15 और 21। इसका लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, इसको लिखे 3 गुणे 5 और इसको लिखे 7 गुणे 3। अब यहाँ पे देखेंगे सब में कॉमन कौन सी चीज़ है उसको एक बार लिखेंगे। जो सब में कॉमन चीज़ होगी उसको एक बार पहले देखेंगे, सब में कॉमन चीज़ कौन सी है, बाकी बाद में लिखेंगे 1 2 3, यानी कि इसको लिख लिया 3। अब बचा क्या, इसमें देखिए कुछ कॉमन है, इनमें नहीं है, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 7। फिर बचा क्या यहाँ पे 2 बच गया 2। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6 पंचे 30 और ये 7 दूनी 14, यानी कि 420। तो इनका क्या हुआ HLCM बराबर कितना हुआ 1420। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो देखिए गुणनखंड करते हैं 17 के। 17 को क्या दे सकते हैं 1 गुणे 17, फैक्टर नहीं होंगे। 23 को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये किसी से कट नहीं रहा है, तो ये भी क्या होगा 1 गुणे 17। और ये तुम्हारा क्या बचा 29, और 29 क्या होगी 1 गुणे 29। अब देखिए मासा जो होता है, जो मैक्सिमम इनका कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिला 1। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः HCF बराबर 1। अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हम करेंगे इसका क्या करेंगे LCM ज्ञात। तो इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाया और हम ज्ञात करेंगे अब LCM। जब LCM ज्ञात किए तो इनके फैक्टर किए 17, 23 और 29। 1 गुणे 17, 1 गुणे 23 और 1 गुणे 29। LCM क्या होता है कि यहाँ पे जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको एक बार लेते हैं। मैक्सिमम जो होगी उनको एक बार ले लेंगे। तो मैक्सिमम चांसेस किसके, एक को, इसको हटा दो तो यानी कि यार हटा ही दो यार, एक में 17 गुणे 23 गुणे और 29। इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई कितना आता है। आप इसको क्या है, आप इसको गुणनखंड के तरीके में ही लिख सकते हो, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, अतः लिख देंगे अतः LCM इज इक्वल टू 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणनखंड विधि से ये है। ठीक है, अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। देखिए क्या करना है हमको, इसका क्या करना है, इसका HCM निकालना है। तो HCF क्या करें, इसको 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 9 है 9 को लिखें 3 गुणे 3, और ये 25 है तो 25 को लिखा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। अब देखें इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो यानी कि क्या है जिसका कुछ कॉमन नहीं है, या तो इसको 1 गुणे ऐसे लिख सकते हैं, एक भी इसका फैक्टर होता है।
तो क्या है, जो चीज़ सब में मोस्ट है वही क्या हो जाएगी ऐसे हम, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः HCF बराबर 1, एक चीज़, ये चीज़ हो गई। अब करेंगे हम इसका इस गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, निकालेंगे हम LCM। चलिए इसको हटा देते हैं और निकालते हैं LCM। लिखेंगे 8 गुणेंगे 9 और ये 25। ज़रा देखेंगे इसको लिख देंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिखिए 1 गुणे 3 गुणे 3, और इसको लिखिए 1 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए जो चीज़ ज़्यादा बार है उसको एक बार, यानी कि इसको लिख सकते हैं, तो एक ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन, कोई चीज़ कॉमन नहीं है सब में, तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब हो सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि या तो इसको ऐसे लिख लो या तो 8 गुणे 9 गुणे 25 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः LCM बराबर दैट इज, और ये आंसर। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि इनका जो है आपको HCF दिया गया है और LCM बताना है। दो संख्या हैं, दो संख्याओं के लिए एक फार्मूला यूज़ किया गया है इस चैप्टर में। वो फार्मूला यूज़ किया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये चीज़ होती है। और इसी का क्या करेंगे हम, इसी का करेंगे प्रयोग। तो डालते हैं सॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन करके डालते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि संख्या, सॉल्यूशन क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये लिखे हम, यानी कि संख्या 306 गुणे 657 बराबर इनका गुणनफल हो गया। अब LCM और HCF यानी कि 9 गुणे LCM, इसको इधर बटे में कर देते हैं, तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं भाग, इसको भागिए तो ये आएगा 9 त्रिक 27, यहाँ पे 3 बचे और ये 6 36, यानी 9 चौके 36। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 22 3 3 8, 22,338। ये हो जाएगा क्या हमारा LCM, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सी 6 की पावर n लिया जाए, यानी कि 6 पावर 1 2 3 4 5 6 7 लिया जाए, और उसका जो मान आए, उसकी जो वैल्यू आए, उसका इकाई का अंक जो है वो 0 आए, यानी कि अंतिम अंक 0 आए, तो उसके लिए क्या जरूरत है, अंतिम अंक के लिए एक शर्त होती है। अंतिम अंक के लिए होता है कि यानी कि वो क्या होना चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि उसके जो अंतिम अंक के लिए शर्त क्या है, 0 लाने के लिए वो संख्या 10 से विभाजित होनी चाहिए। 10 से विभाजित होने के लिए ये शर्त है। और 10 के लिए क्या होना चाहिए, उसके जो प्राइम फैक्टर हैं, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं, वो 2 और 5 होने चाहिए। किसी संख्या को क्या है, अगर अंतिम अंक लाना है तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। जैसे कोई संख्या 10 है, पहले 10 ले लो, 20 ले लो, 200 ले लो, तो यहाँ पे क्या है, इनके अगर फैक्टर निकालें 2 गुणे 5, इसका निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, इसका निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यानी कि प्राइम फैक्टर में होने के लिए ज़रूरी क्या है, वहाँ पे ज़रूरी है कि 2 और 5 जरूर हों। तो आइए देखते हैं, ज़रा करते हैं।
देखते हैं, डालते हैं हल और हल निकालते हैं भाई। हम हल डालें तो लिखा 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और होल ऑफ की पावर कितनी n, ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर n इक्वल टू 3:2 की पावर क्या है n, या इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n गुणे 2 की पावर n। ठीक, हमको क्या है, हमें मालूम है, हमें क्या है, हमें मालूम है अंतिम अंक शून्य लाने के लिए, शून्य लाने के लिए किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 व 2 का होना आवश्यक है। ये हमको क्या है, ये हमें मालूम है। अब क्या लिखेंगे, ये चीज तो हो गई और हमें दिया हुआ है 2 की पावर n और 3 की पावर n, यानी कि अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 होता तो बात बन सकती थी। तो क्या हुआ कि प्राइम फैक्टर ये होना जरूरी है, तो 6 में उसमें क्या है। अब क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 6 की पावर n बराबर 3 गुणे 2 की पावर n में 5 व 2 दोनों साथ में अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है। ठीक है, नहीं है, अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। यहाँ पे पूछा गया था कि जांच कीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ ये है, और साथ ही में अगर हम देखें जो 6 की पावर n है, अगर 6 की पावर n बराबर यहाँ पे हम 1 2 3 4 लिखें, n बराबर 1 2 3 4 5, तो क्या है 1 2 3 4 5 अगर हम लिखते हैं तो 6 पावर 1 यानी कि 6, 6 पावर 2 यानी कि 36, 6 पावर 3 यानी कि 216। ठीक है, तो यानी कि इकाई का अंक जो है लगभग 6 आ रहा है हर बार। तो यहाँ 6 आ रहा है, फिर 4 लेंगे तो फिर भी 6। तो यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक लाने के लिए हमारे पास एक शर्त है। तो ऐसा तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, यानी कि 6 पावर n अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें ये मिला हो। और हमें मालूम है कि अंतिम अंक 0 लाने के लिए किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या है, अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 व 5 का होना आवश्यक है गुणनखंड के रूप में। ठीक है, गुणनखंड में 2 व 5 का होना आवश्यक है। चूंकि 6 पावर n में जो है 3:2 की पावर n में 5 व दोनों साथ में अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं, अतः 6 पावर n 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 बताया गया है कि 7 × 11 × 13 + 13
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। अगर ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों, हमको ये बताना है। चलिए आइए इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। इसको लिखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें से हम कुछ ले लेते हैं कॉमन। देखिए कॉमन या उभयनिष्ठ 13 यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचा 7 गुणे 11 गुणे, यहाँ से कॉमन ले लिया 1, और तो यहाँ या तो 1 लिख लो और प्लस 1 लिख लिया। अब ये इसको क्या है, 11 कम 11, 11 सती 77, 1 78, यानी कि 13 गुणे ये क्या हो गया 78। ठीक है, 13 गुणे 11 सती 77, 1 78, 13 गुणे इतना हो गया। अब देखिए बात करते हैं इसकी दूसरे वाले पार्ट की। ये तो ये हो गया, ये लिखा हुआ था 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ से 5 आप बाहर ले लो, 5 बाहर लिया, 7 42 और ये 4 6 24, 24 और 42 का मल्टीप्लाई 48 और 96, ये हो गया हमारा 1008 गुणे 1008। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे जब इनको हम सॉल्व किए तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे हल, चूंकि अब देखिए इसका फैक्टर ये है और इसके साथ में ये चीज लिखी हुई है। चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, अब इसको अगर फैक्टर किए जाए तो और भी फैक्टर हो सकते हैं, तो इसके भी फैक्टर हम कर सकते हैं। और उसके अगर हम लिखे जाएं तो उसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 1378 हुआ था। 13 कामा 2 कामा 3 से विभाजित है, तथा इसको देखा जाए तो ये तो पहली बात 2 से ही विभाजित हो जाएगी, तो ये देख लेंगे, तथा 5 व आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 या 78 से विभाजित है, आप 78 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, से विभाजित है। और क्या है 5 व 108 से विभाजित है, चूंकि संख्याएं लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि संख्याएं ये इतने से विभाजित है और ये इतने से विभाजित है, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और ये आंसर हमारा। ठीक है, बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।